हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का। और ये अपना चल रहा था डीएनए के बारे में, है ना। तो सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर वगैरह हो गया था डीएनए का, ठीक है ना। तो अभी एक पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, लास्ट पॉइंट, कि सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर को मेसेल्सन और एस्टॉल ने प्रूफ तो किया ही डेंसिटी ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक साइंटिस्ट और थे, उन्होंने प्रूफ किया था, ठीक। लेकिन वो क्रोमोजोमल लेवल पे प्रूफ किए थे। उनका नाम है टेलर, ठीक है। तो सेमी क्या लिख हो गया, लास्ट पॉइंट एक लिख लो, सेमी कंजर्वेटिव बिहेवियर ऑफ डीएनए, ठीक, was proved also by Taylor, ठीक है, TAYLOR टेलर, इन विसिया फैबा एक बीन का प्लांट होता है, सेम होता है ना बीन, वो इसमें क्रोमोजोम को डाई करके स्टेन करके और प्रूफ किए थे। अब आता है अपना डीएनए रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए में अपन पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे अपना कॉपी तैयार करता है, ये अपना कैसे किस तरीके से कॉपी तैयार करेगा, इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखो, टॉपिक है अपना डीएनए रेप्लिकेशन, समझ रहे हो। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, डीएनए अपने स्ट्रैंड पे अपना ही कॉपी तैयार करता है, अपने जैसा दूसरा डीएनए तैयार कर लेता है, इसी को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन भाई, द प्रोसेस in which a DNA molecule synthesizes its own copy on its strand is known as डीएनए रेप्लिकेशन। उसको डीएनए क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। अब देख लो डीएनए रेप्लिकेशन, अब है क्या, इसको जरा डायग्राम के हेल्प से समझ लें। अब यहाँ पे हमने बनाया, ये देखो, एक क्या बना लिया, डीएनए बना लिया, एक डीएनए बना लिया। ये डीएनए का क्या होता है, 5 प्राइम एंड, ये 3rd प्राइम एंड, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका 5 प्राइम एंड हो जाएगा, और ये क्या होगा, 3rd प्राइम एंड होगा। चलो इसके ऊपर अब इसको रिप्लिकेशन करना है, क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है। तो रेप्लिकेशन करना है तो अपने स्ट्रैंड पे क्या करेगा, ये जो डीएनए है अपने स्ट्रैंड पे ये देखो कॉपी तैयार कर रहा है। कैसे, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के एक कॉपी तैयार किया, न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के कॉपी तैयार किया, ठीक है। अब बाद में एक कॉपी क्या होंगे, ये बाद में छूट जाएंगे, निकल जाएंगे यहाँ से, और निकलने के बाद में एक फिर से क्या बनेगा, डीएनए बन जाएगा, देखो, ठीक है। अब पहले वाला जो पेरेंट डीएनए था, ठीक है, देख ही रहे हो, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनने का मतलब क्या हुआ, निकल का मतलब ऐसे, सॉरी निकल के मैं बोल रहा हूँ, मतलब देखो
ये इस तरीके से क्या हो गया, ऐसे। तो ये क्या है, ये प्रोसेस जो हुआ रिप्लिकेशन का प्रोसेस है। पूरा यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हो ये रिप्लिकेशन का प्रोसेस है, पूरा फुल प्रोसेस। ये जो दिया गया, ये जो बना रहा है कॉपी, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस है। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज एक्चुअली रेप्लिकेशन। यही रेप्लिकेशन है, समझ गए, ये रेप्लिकेशन है। तो रेप्लिकेशन जब ऐसा है तो आप पॉइंट बाय पॉइंट मतलब वन बाय वन धीरे धीरे इसका प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे होता है उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं कहाँ से, मैकेनिज्म से इसका। और इसकी डिस्कवरी किसने किया, वाटसन एंड क्रिक ने किया। उन्होंने ही ये गेस करके बताया था कि दो स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हैं तो श्योर शॉट है कि ये कॉपी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा डिस्कवरी किया गया इसका, ठीक है। चलो अब मैकेनिज्म क्या क्या आता है, पहले फर्स्ट क्या देखना है भाई, फर्स्ट आपको देखना है, फर्स्ट पॉइंट है कि डीएनए जो होता है वो तो सुपर कॉइल्ड स्टेट में है। सुपर कॉइल्ड मतलब कि आपको बताए थे न्यूक्लियोजोम की कहानी बताए थे ना आप लोग को, ये न्यूक्लियोजोम देख लो, ये डीएनए न्यूक्लियोजोम के ऊपर लिपटा रहता है, समझ रहे हो। तो न्यूक्लियोजोम के ऊपर लिपटने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देखो, इस तरीके से न्यूक्लियोजोम के ऊपर अटैच है, ठीक है। तो न्यूक्लियोजोम के बाद क्या होता है, अब इसको अनकॉइल करना होगा, समझ गए। न्यूक्लियोजोम के बाद क्या होता है, न्यूक्लियोजोम के बाद में अब ये ऐसे ऐसे और फर्दर भी तो कॉइल रहता है, ये कॉइलिंग रहती है, सुपर कॉइलिंग बताए थे ना, इसका और लपेटा जाता है, ठीक है, सुपर कॉइलिंग रहती है। तो सुपर कॉइलिंग रहती है, अब इसमें क्या होगा देखो, न्यूक्लियोजोम का ऐसे ऐसा न्यूक्लियोजोम अरेंज है, अब उसका सुपर कॉइलिंग हो गया। तो पहले तो इस सुपर कॉइलिंग को लूज करने की बात होगी, पहले तो ये जो सुपर कॉइलिंग बना इसको क्या करना होगा, लूज करने की इसकी बात होगी, ठीक। तो लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, तो सुपर कॉइलिंग को लूज करने का काम करता है एक एंजाइम अनवाइंडेज। क्या काम है, अनवाइंडेज, ये एंजाइम अनवाइंडेज, समझ रहे हो, इसका काम करेगा। अनवाइंडेज क्या करेगा, इसको लूज करेगा डीएनए के स्ट्रैंड को, ठीक ना। तो ये क्या होगा, डी कॉइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए के डी कॉइलिंग करता है अनवाइंडेज, समझ रहे हो। अब डी कॉइलिंग किया तो देखो डीएनए मिल गया आपको, डीएनए मिला, लेकिन इस डीएनए के स्ट्रैंड में क्या है, अभी टेंशन है ही। अब कोई मान लो कि एक रस्सी है, उस रस्सी को लपेटा गया, आप फिर से उसको अनरोल कर रहे हो तो रस्सी में ऐंठन रह जाता है, उसमें टेंशन एक रहेगा, उस टेंशन को पहले ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे आप कहीं देखे होंगे कोई रस्सी बहुत टाइटली बांधा हुआ है, अब उसको खोल रहे हैं, जब खोल रहे हो तो क्या हो रहा है, वो टेढ़ा मेढ़ा होकर खुल रहा है, एकदम टाइट ही खुल रहा है वो, समझ गए। तो उसके टेंशन को रिलीज़ करने के लिए थोड़ा सा हम फ्री छोड़ते हैं मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि कैसे समझाया जाए, ये देखो, ये जो है, ये मान लो ये रस्सी है, ऐसे कस के खूब लिपटा हुआ है, ये पूरा लिपटा हुआ है, ठीक, लिपट के अब मान लो कि ये ऐसा, ये डीएनए है और ये सुपर कॉइल है, ठीक है, सुपर कॉइल ऐसे है। तो सुपर कॉइल ऐसे है तो अनवाइंडेज क्या करेगा, इसको ऐसे खोल तो दिया, देखो खोल तो दिया, लेकिन ऐंठन देख रहे हो इसका, भी इसमें ऐंठन है इसमें। तो इस टेंशन, ये जो स्ट्रैंड पे टेंशन पड़ा हुआ है, इस टेंशन को दूर करने का काम कौन करेगा, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, कट करेगा इसको बीच से क्या करेगा, कट करेगा।
काटेगा, काटेगा तो क्या होगा, टेंशन रिलीज होगा। कैसे, देखो ऐसे ऐसे घूमेगा, टेंशन रिलीज हो गया, टेंशन अब क्या हो गया, अब स्टैंड सीधा हो गया ये। अब फिर उस टोपोआइसोमर को उसको काट के फिर जोड़ भी देता है वहाँ, जिससे टेंशन रिलीज हो जाए। तो टेंशन को रिलीज करने का काम कौन करेगा, अभी भी यहाँ पे टेंशन है, इसके स्ट्रैंड में टेंशन है, इस टेंशन को दूर करने का काम, ये जो स्ट्रैंड का टेंशन है, टेंशन, इसको टॉर्सन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉर्सन। टॉर्सन को टेंशन भी बोलते हैं, टेंशन इन स्ट्रैंड। स्ट्रैंड के टेंशन को कौन दूर करेगा, मतलब एकदम सीधा स्टैंड बना देगा, बिना कोई तनाव वाला, कोई टेंशन वाला, एकदम कोई उसमें अब स्ट्रैंड रह ही नहीं जाएगा, मतलब कि टेंशन नाम का चीज़। इसका काम करता है टोपो आइसोमेरेज। कौन काम करता है, टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज एंजाइम क्या करेगा, काम करेगा, ये देख लो, टोपो आइसोमेरेज। अब टोपो आइसोमेरेज काम किया, अब इसके बाद क्या होगा भाई, अब ये जो चीज़ देख रहे हो, ये इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ ऐसा चीज़ करने की ज़रूरत है। क्या करने की ज़रूरत है कि एक एंजाइम होगा, उसको बोलते हैं डीएनए हेलिकेज। क्या करते हैं, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, ये जो देख रहे हो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या करता है, दो स्ट्रैंड के बीच में जो नाइट्रोजनस बेस हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं, उस स्ट्रैंड को क्या करता है, फ्री करता है। देखो इस स्ट्रैंड को फ्री कर दिया, इस स्ट्रैंड को क्या कर दिया, इसने फ्री कर दिया, उस स्ट्रैंड को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ये काम कौन करेगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं अनजिपिंग। क्या बोलते हैं, अनजिपिंग। इसको बोलते हैं अनजिपिंग, मतलब खोलना। अनजिपिंग मतलब कि चेन खोलना, है ना, मतलब शर्ट का चेन होता है, टी शर्ट का कोई कोई चेन या जैकेट का चेन होता है, तो ऐसे खोलते हो तो ऐसे ऐसे हटते चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनजिपिंग बोलते हैं, अनजिपिंग। तो क्या हो जाएगा, अनजिपिंग, अनजिपिंग हो जाएगा। तो अनजिपिंग का काम कौन करता है, अनजिपिंग का काम करेगा वो एंजाइम, उस एंजाइम को बोलते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एक्चुअली देख लो, एक्चुअली यही हेलिकेज ये लूज करने का भी काम कर रहा था। तो यही हेलिकेज ये डीकॉइलिंग को, मतलब जो सुपर कॉइलिंग है डीएनए का न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, और फर्दर न्यूक्लियोसोम भी कॉइल करता है, उस फॉर्म में जो सुपर कॉइलिंग है उसको अनरोल, उसको खोलने का काम, डीकॉइल करने का काम यही हेलिकेज यहाँ कर रहा था। तो उसी हेलिकेज का रोल यहाँ पे क्या हो गया, अनवाइंडेज बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि हेलिकेज और अनवाइंडेज क्या है, सेम ही है, समझ रहे हो। तो हेलिकेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनवाइंडेज। तो इक्वल टू क्या लिखोगे, अनवाइंडेज और हेलिकेज, दोनों बात बराबर हो जाएगा, हेलिकेज। समझ गए, हेलिकेज को क्या कर रहा है, खोल रहा है। जब हेलिकेज अनजिपिंग कर रहा है, तो अनजिप करने के बाद में ये एक वाई लाइक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया, वाई लाइक स्ट्रक्चर बना, ये ऐसा वाई जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो ये जो वाई लाइक जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिप्लिकेशन फोर्क। क्या बोलते हैं इसको, ये वाई लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिप्लिकेशन फोर्क। इसको बोलते हैं रिप्लिकेशन फोर्क। दिस वाई लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज replication fork। रिप्लिकेशन फोर्क, ठीक है, इसको रिप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं। अब रिप्लिकेशन फोर्क बोलेंगे, देख लो, रिप्लिकेशन फोर्क। और रिप्लिकेशन फोर्क बनने के बाद क्या हो जाएगा, अब यहीं पे इस स्ट्रक्चर पे ध्यान से, इस स्ट्रक्चर पे अब इसको, इस दोनों स्टैंड को, अब देखो जैसे ही ये दोनों स्टैंड फ्री हो गए, तो फ्री हो गए, तो अब फ्री स्टैंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट्स। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट। ये जो है टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट है, डीएनए का स्टैंड जो फ्री स्टैंड है, और ये भी क्या है, टेम्पलेट है। ये भी क्या है,
टेम्पलेट है, मतलब 2 टेम्पलेट बने खुलने के बाद। और अब हो क्या सकता है, डीएनए का नेचर होता है कि जहाँ खुला तो तुरंत ज्वाइन भी कर सकता है। तो उसको ज्वाइन करने से बचाने के लिए, क्योंकि ज्वाइन कर दे तो फिर डीएनए, नया डीएनए बनेगा कहाँ। नए डीएनए को बनने के लिए ये फ्री स्टैंड जरूरी है, मतलब टेम्पलेट जरूरी है। तो उसको फिर से ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो उसको रीज्वाइन करने से बचाने के लिए एक बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे आ जाता है रिप्लिकेशन 4 के पास में। इस बाइंडिंग प्रोटीन को बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। ये देखो, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये आ गया, इसको बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन, समझ रहे हो, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन उसको बोलते हैं। ये जो हो गया सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये है वो, उसको बिल्कुल साध के रखता है, एकदम अलग करके रखेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास है, अब आपके पास क्या है, ये रिप्लिकेशन फोर्क है, रिप्लिकेशन फोर्क ये है। ध्यान से, चाहो तो डायरेक्शन दे दो। ये 5 डायरेक्शन, ये क्या था, 3rd प्राइम था, ये 3rd प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3rd प्राइम, ये 3rd प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और बाकी ऊपर का स्ट्रक्चर वो सब रखो उसको, बाकी का स्ट्रक्चर जो है, बाकी का बेस पेयर रखिए इसको, ठीक है। देख लो बाकी का बेस पेयर ये है, और ये सब बाकी खुल गए हैं। ये 5 है, ये 3rd है, ये 3rd है, ये 5 है। ये बेस के सीक्वेंस इस पे क्या कर गए, खुल गए। अब देखो आगे क्या होता है, आगे जो होगा, अब जिसका डायरेक्शन हमेशा डीएनए का सिंथेसिस, जो नया स्ट्रैंड इस पे बनेगा और इस पे बनेगा, उसका सिंथेसिस हमेशा न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस ऑलवेज होता है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3rd प्राइम, ठीक। तो 5 प्राइम से 3rd प्राइम की तरफ सिंथेसिस होगा। तो अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये है आपका 5 टू 3rd है, ये 3 टू 5 है। तो ये जो हो जाएगा नया स्टैंड जो बनेगा, नया स्टैंड कहाँ से कहाँ बनेगा, 5 टू 3। तो देखो नया स्टैंड 5 टू 3 ऐसे बन रहा है, नया स्टैंड जो है ये 5 टू 3 ऐसे बन रहा है, नया स्टैंड 5 टू 3 ऐसे न्यू स्टैंड बन रहा है। ये देखो ऐसे बन रहा है, और ऐसे बनने के बाद में अब देखो यहाँ भी अब एक न्यू स्टैंड बनेगा, ये 3 टू, ये क्या है, अब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन 5 हो गया, इधर क्या हो गया, 3 हो गया। तो अपने डायरेक्शन 5 टू 3 में क्या है, न्यू स्टैंड बन रहा है इधर की ओर, ठीक ना। अब इस पर भी नया स्टैंड बनेगा, कैसे बनेगा भाई, अब इसका बताओ, इसका 5 टू 3 किधर होगा, इसका 5 टू 3 इधर होगा ना, ऐसे ऐसे होगा। जब ऐसे होगा 5 टू 3, ऐसे देख रहे हो, इधर जा रहा है, इसका सिंथेसिस किधर हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इधर हो रहा है, इसका सिंथेसिस इधर हुआ 5 टू 3, क्यों, क्योंकि ये है 5 एंड और ये क्या है, इसका 3rd एंड है, इसका 5, इसका 3rd एंड, ऐसे समझ गए। तो क्या देख रहे हैं, ये नया नया स्टैंड बनता चला जा रहा है। तो ये आउटलाइन है डीएनए रिप्लिकेशन का, इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद अब डिटेल में चलते हैं, ठीक ना, डिटेल में चलते हैं, क्यों, क्योंकि फाइनल जो है 2 स्टैंड मिल जाएगा आपको, 2 स्टैंड मिलेगा, ऐसे और ऐसे, दो स्टैंड मिला, और 2 स्टैंड मिलने के बाद रिप्लिका 2 कॉपी मिल गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो काम करता है, ये काम, ये जो पॉलीमराइजेशन का काम किया जा रहा है, ये करता है डीएनए पॉलीमरेज, क्या करता है,
डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमराइजेशन का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? पॉलीमराइजेशन या इलोंगेशन ऑफ चेन। ये पॉलीमराइजेशन, नए न्यूक्लियोटाइड का बनाना और जोड़ना, पॉलीमराइजेशन का क्या करता है? काम करता है। ये हो गया आउटलाइन समरी, समझाने के लिए, समझने के ख्याल से। इतना पहले समझ लो, दिमाग में अटा लो, ठीक है, तब काम आगे बनेगा। अब चलते हैं डिटेल में। कोई दिक्कत? ये डीएनए का क्या हो गया? रिप्लिकेशन का आउटलाइन है, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों आगे की कहानी कहने। मिटाते हैं इसको, देखो इसको मिटाया। फर्स्ट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है भाई? फर्स्ट है ओरिजिन, मतलब इनिशिएशन। क्या? पहला इनिशिएशन देंगे। इनिशिएशन ऑफ रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन का इनिशिएशन कहाँ से स्टार्ट होगा? रिप्लिकेशन का इनिशिएशन स्टार्ट होगा, ठीक। फर्स्ट पहले क्या होगा? अनकॉइलिंग होगा। किसकी? जो डीएनए सुपर कॉइल्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीकॉइलिंग ऑफ डीएनए इज परफॉर्म्ड, ठीक है। इज परफॉर्म्ड ढंग से लिख दे, इज परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म करेगा। डीएनए की डीकॉइलिंग क्या होगी? परफॉर्म पहले होगी, ठीक है। जब पहले डीएनए की डीकॉइलिंग परफॉर्म होगी, ठीक है, मीन्स डीएनए loosening of DNA coil takes place, ठीक है। जो एंजाइम होता है, द एंजाइम which परफॉर्म्स दिस एक्शन, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाले जो एंजाइम होते हैं, इज अनवाइंडेज। अनवाइंडेज मतलब कि हेलिकेज, वो हेलिकेज ही है, हेलिकेज समझ रहे हैं? हेलिकेज होगा, लेकिन उसके बावजूद भी, ठीक है, एंड अनदर एंजाइम plays the role of removal of torsion or tension in DNA strand, ठीक है। दिस एंजाइम इज, इस एंजाइम का क्या नाम है? टोपोआइसोमेरेज। क्या? टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। वो एंजाइम क्या है? टोपोआइसोमेरेज है, समझ रहे हो? उसको बोलते हैं टोपोआइसोमेरेज। बताए समझ में? टोपोआइसोमेरेज
उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमेरेज, उसका नाम है, ठीक है ना। और जब टोपो आइसोमेरेज उसका नाम होगा, चौक कहाँ गया, उसका नेम जब टोपो आइसोमेरेज हो गया बच्चों, देखो टोपो आइसोमेरेज, तो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज उसमें कट क्रिएट करेगा स्ट्रैंड में और फिर उसको रीसील भी करेगा टेंशन लूज करने के लिए। तो ध्यान से देखो क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज कट क्रिएट करता है, अभी बताए थे। टोपो आइसोमेरेज का क्या काम है, टोपो आइसोमेरेज क्रिएट्स, ये क्या क्रिएट करता है, कट क्रिएट्स कट, कट को निक भी बोलते हैं, निक फॉर्मेशन, क्या, निक फॉर्मेशन, क्रिएट्स कट, जो कट किया उसको निक फॉर्मेशन बोलते हैं, निक फॉर्मेशन टू रिलीज द टेंशन या टॉर्सन, टेंशन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, उसके टेंशन को रिलीज करने का काम क्या करता है, टोपो आइसोमेरेज, ठीक। और फाइनली एंजाइम, दिस एंजाइम रीसील्स, दोबारा सील भी कर देता है, मतलब जोड़ भी देता है, रीसील्स को बोलते हैं एनिलिंग, ठीक है, रीसील्स द स्ट्रैंड को क्या करता है, रीसील भी कर देता है। अब देखो रीसील का मतलब क्या हुआ, अब ये जो है सो यहाँ पे ये टेंशन डीएनए में है, डीएनए के स्ट्रैंड में क्या है, ये टेंशन है, तो टेंशन है, टोपो आइसोमेरेज का क्या काम होगा, ये जो टोपो आइसोमेरेज है, टोपो, मैं खाली टोपो लिख दे रहा हूँ, मतलब टोपो आइसोमेरेज, इसको क्या करता है, कट करेगा यहाँ से, ये देखो कट कर दिया। अब कट करेगा, कट करने के बाद क्या हो जाएगा, अब टेंशन रिलीज करने के चक्कर में वो एक बार राउंड में घूम जाएगा डीएनए का स्ट्रैंड, ऐसे कट हुआ तो ऐसे रिलीज होगा उसका टेंशन, जैसे अभी बताया था आपको, अभी बताया था ना कि मान लो कि ये है ऐसे, इसमें टेंशन है, इसमें काफ़ी टेंशन है, कट क्रिएट किया, तो जैसे कट क्रिएट करेगा तो ऐसे घूमेगा ये, अब देखो लूज हो गया ये, अब घूमेगा तो जहाँ कटा हुआ पर्सन फिर से उसको रिसील कर देगा, तो अब सीधा हो गया ये, टेंशन अब नहीं रहा, तो अब काम होगा, ठीक है, तो काम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इसको क्या करेगा, कटे हुए पर्सन को रिसील भी कर देगा, और रिसील करेगा तो डीएनए एकदम देखो सीधा हो जाएगा, ये डीएनए बिल्कुल सीधा हो गया, देखो जो कटा हुआ पर्सन सील हो गया, उसको सील कर दिया, रीसील, ये बात है, ठीक है। तो ये टोपो आइसोमेरेज का क्या हुआ, काम हुआ, अभी इनिशिएशन ही है, अभी तो तैयार हुआ है। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम जो है, अब डीएनए हेलिकेज, ठीक, नाउ डीएनए हेलिकेज, नाउ डीएनए हेलिकेज मतलब कि हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज, नाउ हेलिकेज, हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज ब्रेक्स द हाइड्रोजन bonds between the nitrogenous bases, NB में लिख देना हूँ, NB नाइट्रोजिनस बेसेस, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेसेस ऑफ टू स्ट्रैंड्स का जो नाइट्रोजिनस बेस है उसके बीच में ये क्या करता है, हेलिकेज ब्रेक करता है। अब देख लो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, ब्रेक करेगा, हेलिकेज क्या करेगा, ब्रेक करेगा,
हेलिकेज ब्रेक करेगा तो हेलिकेज ब्रेक करने के बाद में क्या होगा, ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया, डिजोल्व किया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिजोल्व किया गया। और तो ये जो एरिया बना, ये जो एरिया बन रहा है, चूंकि यहीं से रिप्लिकेशन स्टार्ट होना है, तो ये जो एरिया बन रहा है यहाँ, इस पॉइंट से रिप्लिकेशन स्टार्ट होना है, ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, इस एरिया को बोल रहे हैं कि यहाँ से रिप्लिकेशन ऐसे ऐसे रिप्लिकेशन ऐसे ऐसे स्टार्ट होगा। तो जब रिप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये जो एरिया जो दिख रहा है, इस एरिया को बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन सॉरी ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये काम टोपो आइसोमेरेज का काम और डीएनए जो हेलिकेज का काम बताए, हेलिकेज का काम, इसी हेलिकेज को अनवाइंडेज भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ टेंशन, वहाँ क्या कर रहा था, डीकॉइल करने का भी काम कर रहा था। मतलब यूँ बोल लो कि अनवाइंडेज या हेलिकेज दोनों एक ही है। वो क्या करता है, वो डीकॉइल भी करते रहता है और हाइड्रोजन बॉन्ड को खोलते भी रहता है, दोनों काम। और टोपो आइसोमेरेज टेंशन रिलीज करते रहता है, कट क्रिएट करके, और फिर उस कट को सी भी देता है, सील भी देता है, उसको रीसीलिंग करते रहता है। तो प्रोकैरियोट में क्या होता होगा, प्रोकैरियोट में ये सारा काम जितना अभी तक बताया, उसके लिए एक एंजाइम होता है डीएनए गाइरेज। क्या होता है, डीएनए गाइरेज प्रोकैरियोट में। तो ऑल दीज फंक्शंस मीन्स फंक्शन ऑफ डीएनए, हेलिकेज एंड टोपोआइसोमेरेज आर परफॉर्म बाई ए सिंगल एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स। मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह में सिंगल एंजाइम के द्वारा परफॉर्म किया जाएगा, उसका क्या नाम है, डीएनए गाइरेज। ठीक है, तो लिख लो इसको, डीएनए गाइरेज। ठीक है ना, डीएनए गाइरेज। तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स, इन प्रोकैरियोट्स। ठीक, all these functions of टोपोआइसोमेरेज, हम टोपो खाली लिख दे रहे हैं, टोपोआइसोमेरेज एंड हेलिकेज is performed by a single enzyme। क्या होता है वो, सिंगल एंजाइम कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज, कहीं कहीं खाली गाइरेज भी लिखा रहता है, दोनों बात सेम ही है। डीएनए हेलिकेज बोलो या खाली हेलिकेज बोलो, डीएनए गाइरेज बोलो या खाली गाइरेज बोलो, बात बराबर है। ठीक है, डीएनए गाइरेज उसको बोलते हैं। ठीक है, अब चलो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की बात करते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होगा, ये प्रोकैरियोट में एक बनता है। जैसे देखो प्रोकैरियोट का डीएनए है, तो प्रोकैरियोट का डीएनए तो सर्कुलर डीएनए होता है ना। प्रोकैरियोट का डीएनए बच्चों क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए होता है। तो सर्कुलर डीएनए होगा तो इसके सर्कुलर डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक बनेगा। क्या बनेगा, एक बनेगा, 1। तो इन प्रोकैरियोट्स ये क्या होता है, सिंगल होता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट का जीन है, न्यूक्लियोइड है, और यहाँ पे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल है। जबकि यूकैरियोट में क्या होगा, यूकैरियोट का डीएनए देख लो, ये यूकैरियोट का डीएनए है, 2 तो यहाँ पे दिखा दिए, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये यूकैरियोट का डीएनए है, ये क्या है, यूकैरियोट का डीएनए है। तो लिख लेंगे कि प्रोकैरियोट में सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन,
और यूकैरियोट में मेनी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो क्या है, अब है इन प्रोकैरियोट्स, in prokaryotes there is only one, there is only one origin of replication। प्रोकैरियोट में एक ही origin of replication होता है, समझ रहे हो। but in eukaryotes the origin of replication are numerous। origin of replication क्या होता है, न्यूमरस होता है। बट इन यूकैरियोट द origin of replication आर न्यूमरस। origin of replication क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं यूकैरियोट्स में। बताए समझ में, ये न्यूमरस हो जाते हैं। अब देखो आगे क्या होगा भाई, अब बन चुका है आपका क्या, डीएनए खुल चुका है, ठीक है। डीएनए ऐसे खुला, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बना, ये खुला। अब खुलने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं वाई लाइक स्ट्रक्चर रिप्लिकेशन फोर्क। क्या बना ये, वाई लाइक स्ट्रक्चर रिप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। 5 3rd 5, ठीक है। अब ये बन गया रिप्लिकेशन फोर्क, तो क्या हो जाएगा, ए वाई लाइक स्ट्रक्चर is formed at origin of replication, at origin of replication। origin of replication पे y like बन जाएगा, ठीक है। इस पर बन जाएगा, तो y like बन जाएगा तो क्या होगा बताओ, इस पे जब बनेगा y like बनेगा तो इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज रिप्लिकेशन फोर्क। दिस इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। इसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक। अब ये रेप्लिकेशन फोर्क अलग ही रहे, रीज्वाइन न कर ले, इसको संभालने के लिए अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो उसको भी लिखेंगे, अब सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन मतलब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं इसको, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा, एसएसबी प्रोटीन binds with proteins bind with the free strands of replication fork and stabilize it। उसको stabilize करके रखता है, मतलब स्थिर करके, stabilize them, और उसको स्टेबलाइज करके रखता है। अब जो फ्री स्टैंड हुआ डीएनए का, देख लो रिप्लिकेशन फोर्क के पास में जो फ्री स्टैंड बना, इसी फ्री स्टैंड को बोलते थे ना टेम्पलेट। क्या बोलते थे, ये जो फ्री स्टैंड बन गया, यहाँ पे एसएसबी प्रोटीन है। अब ये जो फ्री स्टैंड बना डीएनए का, इसी फ्री स्टैंड को ना टेम्पलेट्स बोलते थे। ये क्या है, टेम्पलेट्स।
टेम्पलेट्स। तो क्या लिखेंगे, द फ्री स्ट्रैंड, क्या लिखा जाएगा, द फ्री स्ट्रैंड, द फ्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर नाउ नोन एज टेम्पलेट्स। क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट पे ही नए डीएनए के मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है, ठीक है। न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स आर फॉर्म्ड ऑन दीज टेम्पलेट्स। इस टेम्पलेट पे बनता है, ठीक है। नया डीएनए स्ट्रैंड इसी टेम्पलेट पे बनते हैं, समझ रहे हो। इसी टेम्पलेट नए डीएनए के स्ट्रैंड क्या होते हैं, बनते हैं हमारे। चलिए आगे, अब आगे जो हो जाएगा, सेकंड है आपका पॉलीमेराइजेशन। सेकंड क्या हो जाएगा, पॉलीमेराइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। पॉलीमेराइजेशन, सीधा पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमेराइजेशन, ठीक है। इस पॉलीमेराइजेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, देखो ये फर्स्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। पहले फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन होना, ठीक है। और सेकंड क्या है भाई, सेकंड है एक्टिवेशन ऑफ, किसका एक्टिवेशन भाई, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, समझ रहे हो। और सी है सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस बाय पॉलीमराइजेशन, बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स ऑन आरएनए प्राइमर। देख लो, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन अब होगा। अब भाई कोई चीज़ बनाना है तो मेसन्स मिस्त्री को लाओगे ना भाई कि चलो बनाओ, हाँ बिल्कुल सर लाएंगे। तो वही प्राइमर की बात हो रही है। ये प्राइमर जो है मिस्त्री जी हैं, क्या है, ये मिस्त्री हैं या इंजीनियर बोल लो। और जो भी आपको ईंट वगैरह कहीं जोड़ना है बिल्डिंग में, तो उसके लिए चार्ज लाते हो ना। चार्ज क्या होता है सर, वो जो कंक्रीट और जो ये पानी और बालू सैंड्स वगैरह मिलाते हैं प्लास्टर करने, ईंट जोड़ने के लिए, ठीक है, तो उसको ही बनाते हो, समझ रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि बस खाली सैंड रख दिया, ऊपर से ईंट जोड़ दिए। सैंड में सीमेंट मिलाया जाता है, पानी मिलाया जाता है, फिर उसको अच्छे से घोला जाता है एक दूसरे में, ठीक ना, मिक्स किया जाता है, तब फिर रखते हैं तो ईंट जुड़ता है। तो वही चीज़ है, वही क्या है, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल सैंड कंक्रीट जैसा है, कंक्रीट है, सैंड है, सीमेंट है, समझ रहे हो। उसको एक्टिवेट कर देना है, मतलब एक्टिवेट करेंगे जिससे कि जाकर वहाँ पे जुड़े प्राइमर के साथ चेन को ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब नया स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा आयरन प्राइमर के साथ जोड़ के, और इसी को चेन ग्रोथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चेन ग्रोथ भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज चेन ग्रोथ। 1 by 1 फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर की स्टडी करेंगे, ठीक। आरएनए प्राइमर कैसे बनता है उसको हम लोग देख लें, ठीक ना। फिर एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड,
और लास्ट में चेन ग्रोथ। पॉइंट ए नंबर का पॉइंट क्या था हमारा? ए नंबर का पॉइंट था कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का फॉर्मेशन। देखो ध्यान से कैसे बनता है भाई। तो आरएनए पॉलीमर प्राइमर जो होता है, ठीक ना, ए शॉर्ट चेन, क्या लिखेंगे? ए शॉर्ट चेन ऑफ आरएनए। RNA is formed at the origin of replication। ये बनता है, ठीक है, by help of an enzyme नॉन एज। उस एंजाइम का क्या नाम है? किस एंजाइम के हेल्प से? नॉन एज, उसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये उसका पूरा नाम है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज उस एंजाइम का पूरा नाम हुआ। समझ रहे हो? मतलब डीएनए के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये देखो, ये बन गया हमारा रिप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। ये हुआ। अब इसके बाद देखो क्या होगा बच्चों। इसके बाद एसएसबी प्रोटीन अपना यहाँ पे है ही लगा हुआ पहले से, एसएसबी प्रोटीन, ठीक। इसका 5 डायरेक्शन, इसका थर्ड, इसका फिर थर्ड प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड हो गया, ठीक। अब देखो आरएनए पॉलीमर बना। आरएनए पॉलीमर यहाँ पे बन गया आरएनए प्राइमर। ये देख लो, आरएनए प्राइमर यहाँ बना, ये बन गया आरएनए प्राइमर, ठीक है। ये आरएनए प्राइमर बना। आरएनए प्राइमर बना तो आरएनए प्राइमर का ये डायरेक्शन क्या होगा? ये 5th एंड हो जाएगा और ये क्या होगा? 3rd एंड होगा। 3rd एंड पे एक्चुअली OH ग्रुप इसका फ्री रहता है। क्या रहता है? OH ग्रुप फ्री रहता है। यही काम इसका है कि पहला OH ग्रुप प्रोवाइड करना। पहले OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा तो न्यूक्लियोटाइड जो होगा 5th वाले एंड से आके यहाँ पे जुड़ेगा और हमेशा 3rd एंड प्रोवाइड रहेगा। और 3rd एंड पे देखो यहाँ पे जब जुड़ते 3rd एंड पे आ जाएगा तो OH यहाँ फ्री रहेगा। पहले देखो ये आरएनए प्राइमर बना, पहले समझो ये आरएनए प्राइमर बना, ठीक। एक स्टैंड पे आरएनए प्राइमर बनने का डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन 5 to 3 होता है। तो इधर 5 to 3 क्या रहेगा? इधर 5 to 3 तो ये रहेगा ना। इधर 5 to 3 जो आरएनए का डायरेक्शन रहेगा 5 to 3, यह है 5 और 3 to 5, इतना खुला तो इतना खुला, तो हाँ इधर डायरेक्शन नहीं रहेगा। देखो इधर 5 to 3 है ना, ये 3 है तो ये 5 एंड हो गया, 5 प्राइम हो गया। और ये थर्ड एंड पे क्या होगा? OH ग्रुप क्या रहेगा? फ्री रहेगा। ये देख लो, ये दोनों प्राइमर हैं। क्या है? प्राइमर है। ये प्राइमर जो है, एक क्या है कि बिल्कुल जहाँ से स्टैंड फ्री हुए हैं उस पॉइंट पे, एक जो है सो उस पॉइंट से दूर पे बन रहा है। समझ रहे हो? क्या देखोगे? जिस स्टैंड का डायरेक्शन 3 to 5 है, वहाँ पे क्या बन रहा है? एकदम रिप्लिकेशन 4 के रूट पे। समझ रहे हो? और जिस स्टैंड का डायरेक्शन 5 to 3 है, वो कहाँ बन रहा है? रिप्लिकेशन 4 के एंड पे बन रहा है।
ध्यान देना है इसको, यहाँ पे बन रहा है आरएनए प्राइमर। ये आरएनए प्राइमर बन गया, आरएनए क्या, आरएनए लिखना जरूरी है, आरएनए प्राइमर बन गया आपका। अब क्या होगा, आरएनए प्राइमर बनने के बाद में अब क्या होगा, अब बी में है, बी पॉइंट में हमारा क्या था, चार्जिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स की चार्जिंग। ये क्या होती है भाई, मतलब साइटोप्लाज्म में रॉ मटेरियल है, क्योंकि डीएनए को पॉलीमराइज करने के लिए, नया स्ट्रैंड सिंथेसिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल क्या होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड ही तो है रॉ मटेरियल, ठीक है, वो मिलेगा। तो वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा, इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या रहेगा प्रेजेंट, इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड in the form of मोनो, क्या, in the form of डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट इस फॉर्म में मिलेगा, समझ रहे हो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोसाइड, याद रखना न्यूक्लियोसाइड, राइबोन्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। अब इसको चार्ज करना है, एक्टिवेट करना है। चार्जिंग मतलब एक्टिवेशन, चार्जिंग मतलब क्या होता है, एक्टिवेशन होता है, याद रखना। चार्जिंग मीन्स एक्टिवेशन, एक्टिवेट करना है इसको। तो एक्टिवेशन मतलब क्या होगा, अब उसको उसमें क्या करेंगे, अब 2 फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ लेंगे। तो 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ोगे तो ट्राई फॉस्फेट फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा। तो ट्राई फॉस्फेट फॉर्म जो होता है हाईली एनर्जेटिक फॉर्म होता है, मतलब काफ़ी एक्टिव फॉर्म हो जाएगा वो। क्यों, क्योंकि काफ़ी अनस्टेबल बन जाता है वो। तो अनस्टेबल बनना मतलब क्या हुआ, अनस्टेबिलिटी। जो अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल मतलब कि हाईली रिएक्टिव हो गया वो, सिंपल सी बात है। तो मोनोफॉस्फेट हाईली रिएक्टिव नहीं होगा, उसमें और 2 फॉस्फेट ग्रुप जोड़ेंगे। जब ट्राई फॉस्फेट स्टेट में आएगा तब बोलते हैं कि हाँ एकदम चार्ज हो गया न्यूक्लियोटाइड, अब जोड़ने के लिए तैयार है यहाँ पे टेम्पलेट पे आरएनए प्राइमर के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जोड़ने के लिए क्या है, तैयार है। क्या हो जाएगा इस पॉइंट में, यही पॉइंट अभी कंटिन्यूड है, चार्जिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड। मतलब देखो, अब न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के हो सकते हैं, डीऑक्सी है ना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा DATP, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम एक्ट करता है, उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेज। कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोराइलेज, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज। देखो DAMP मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, मतलब कि डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी समझ रहे हो, राइबो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो गया, ठीक। तो ट्राइफॉस्फेट में चेंज हो गया तो क्या हो गया, एक्टिवेटेड, ये सब एक्टिवेटेड फॉर्म है। यहाँ पे क्या होगा, डी अब क्या लिखोगे, GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी राइबो गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये जुड़ेगा सेम एंजाइम। तो DEGTP का प्रिपरेशन होगा। फिर DECMP
डीऑक्सी राइबो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या हो जाएगा DE और CTP और DE TMP थाइमिडीन, डीऑक्सी राइबो थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो क्या हो जाएंगे बच्चों DETTP हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट। ये एक्चुअली जो है ये जो होगा ये हो जाएगा तुमको, ये देखो इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड क्या न्यूक्लियोटाइड। क्या है ये? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड इसको बोलते हैं, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। ये किस फॉर्म में होता है भाई? इसका फॉर्मेट क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में है, ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यह है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक, इन द एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट कितने होंगे? 1 2 3 4 यही यूज होंगे। अब इसका 2 वर्क है। कितने वर्क है? 2 वर्क। एक वर्क क्या है? एक तो रॉ मटेरियल मोनोफॉस्फेट को प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉलीमराइजेशन में जाएगा, तो पॉलीमराइजेशन में जाने के बाद फिर से ये सब क्या करेगा, 2 फॉस्फेट को छोड़ के और ये ओरिजिनल वाला बना लेगा, क्योंकि वहाँ तो मोनोन्यूक्लियोटाइड ही जाना है, एक ही फॉस्फेट जाना है ना, वहाँ एक फॉस्फेट, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजिनस बेस जाना है। तो मतलब मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड को जाना है, न्यूक्लियोसाइड प्लस मोनोफॉस्फेट, मतलब इस फॉर्म में ही जुड़ेगा इसी फॉर्म में। तो फिर इस फॉर्म में बनाने का रीजन क्या रहा? रीजन है कि एनर्जी, डीएनए का रिप्लिकेशन जो होता है वो काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो आपसे पूछा जाए कि एनर्जी कहाँ से आएगा बताओ, तो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाएगा। सर गलत। डीएनए को अपने एनर्जी के लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको कि ये क्या शो करता है, ये मतलब कि ये सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी के मामले में। तो कैसे? तो ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 फॉस्फेट ग्रुप को हटाएगा, वहाँ से जो एनर्जी निकलेगा वो एनर्जी रिप्लिकेशन में यूज होगा, बॉन्ड बनाने में। समझ रहे हो? नए बॉन्ड बनाने में, चेन को ग्रोथ करने में यूज होगा। अब बदले में रॉ मटेरियल भी दे रहा है, मोनोफॉस्फेट को भी फिर दे दिया दोबारा वो। ठीक है, तो इसका एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड का 2 वर्क हो जाता है। क्या हो जाता है? 2 वर्क। लिखो, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड मतलब इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सी, है ना, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। समझ रहे हो? तो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, परफॉर्म्स 2 फंक्शन। कितना फंक्शन? ये 2 फंक्शंस को परफॉर्म करता है। ठीक, 2 फंक्शन। ये पहला फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर चेन ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल। ठीक है, तो क्या रॉ मटेरियल क्या है भाई? रॉ मटेरियल जो होता है यही है ना, वो वाला रॉ मटेरियल यही है ना जी बच्चों,
रॉ मटेरियल जो है आपका यही है, ये देख लो रॉ मटेरियल क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, MP लिख रहा है मोनोफॉस्फेट, इन रॉ मटेरियल है इसका मोनोफॉस्फेट, ये प्रोवाइड करता है। एंड एनर्जी, सेकंड क्या है, और एनर्जी फॉर चेन ग्रोथ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो तो कैसे भाई प्रोवाइड करेगा, अब देखो बता रहे हैं। अब आते हैं चेन ग्रोथ में। चेन ग्रोथ देखो क्या होगा, चेन ग्रोथ में पहले बना लेते हैं DNA का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, टेम्पलेट वाला पहले वाला। ये देखो ये देखो बच्चों क्या होगा, इसमें क्या दिख रहा है, ये है 5, ये क्या है थर्ड, ये क्या है थर्ड, और ये क्या है 5 थर्ड 5, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे RNA प्राइमर का क्या है, ये थर्ड एंड है, सॉरी ये 5 एंड है, ये थर्ड एंड है। ये OH ग्रुप क्या किया, प्रोवाइड किया, OH ग्रुप प्रोवाइड किया, समझ रहे हो। OH ग्रुप थोड़ा सा बड़ा OH ग्रुप लिख लो, ये O और H, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, OH देखने की कोशिश करो OH। और यहाँ प्राइमर कैसे बना, RNA प्राइमर यहाँ बना है, ठीक है, यहाँ RNA प्राइमर यहाँ बना है, ये OH 3 डायरेक्शन में है और 5 डायरेक्शन में ये हो जाएगा, और थर्ड में क्या है OH इसका है। अब देखो अब क्या आएगा, अब आएगा क्या, ये ट्राईफॉस्फेट फॉर्म आएगा, किसका, पेंटोज शुगर का, ये देखो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म मतलब कि P और P यहाँ पे, मतलब ये वाला जो है यहाँ पे CH2 से P जुड़ा होता है ना, P। अब पूरा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, यही मान लो फॉर्मेट एक है P, यहाँ पे क्या होता है नाइट्रोजिनस बेस होता है, बाकी स्ट्रक्चर हम बताए हैं पूरे डिटेल में। तो ये क्या है, यहाँ NB है, नाइट्रोजिनस बेस है। तो इस थर्ड से देखो, इस थर्ड वाले से क्या करेगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये 2 फॉस्फेट को, जो 2 फॉस्फेट है, इस 2 फॉस्फेट को रिलीज कर दिया जाएगा, ये तुरंत रिलीज हो जाएगा। तो जब तुरंत रिलीज हो जाए, देखो मोनोफॉस्फेट बना कि नहीं, ये मोनोफॉस्फेट बना, P मतलब PO4, ऑक्सीजन भी सब रहेगा यहाँ, मान लो एक शॉर्टली हम दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। और ये क्या हुआ, NB हो गया। तो इसी को बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, और एक फॉस्फेट मोनोफॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजिनस बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं, 3 फॉस्फेट, तो ट्राईफॉस्फेट। तो ये वाला जो फॉर्म था ये एक्टिवेटेड फॉर्म था, ये क्या था, ये एक्चुअली ट्राईफॉस्फेट फॉर्म है, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड, ठीक। लेकिन जब पॉलीमराइजेशन में जाना होगा तो ये मोनोफॉस्फेट बन के ही जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि ये भाइयों एवं बहनों एनर्जी रिलीज़ किया, और इस एनर्जी का जो हुआ यूज हो गया ना यहाँ, इस एनर्जी का यूज हो गया यहाँ, और इसका यहाँ भी यूज हो गया, इस चेन को जोड़ने में OH से, समझ रहे हो, इस OH से इस फॉस्फेट को जोड़ने में यूज हो जाएगा। मतलब कि 2 फॉस्फेट ग्रुप हट गया, और 2 फॉस्फेट ग्रुप हटा, और ये OH इस फॉस्फेट से जुड़ गया, और H2O निकल गया, देखो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना लिया, ये जुड़ गया,
पता रहे समझ में, ये प्रोसेस हुआ। देखो इसको, तो दो काम, एनर्जी प्रोवाइड करना और दूसरा रॉ मटेरियल मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोसाइड को प्रोवाइड करना ग्रो करने के लिए। अब देखो क्या है, आरएनए प्राइमर जो हुआ, ये आरएनए प्राइमर जो बन रहा है, ओ और पी जोड़ दिया आपने, ओ पी जोड़ने के बाद में न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। देखो ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया। अब ये न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड का क्या हुआ, ये देखो न्यूक्लियोटाइड के ये थर्ड एंड पे क्या है, OH ग्रुप फ्री रह गया, OH। अब इस थर्ड एंड से फिर दूसरा ट्राई वाला आएगा, ट्राई फॉस्फेट वाला दूसरा वाला आएगा और वो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाएगा, एक फिर से एक नया, ठीक। आइए फर्स्ट पॉइंट पर नाइट्रोजिनस बेस रहेगा, मान लो कि एडेनिन है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक। फिर थर्ड पॉइंट पर OH फ्री है, और फिर यहाँ पे क्या है, मान लो गुआनिन है। इधर क्या है, इधर स्ट्रैंड टेम्पलेट है, तो देखो टेम्पलेट बना दे रहे हैं, इधर टेम्पलेट हो गया, समझो इसको, इधर टेम्पलेट भी तो हो रहा है, टेम्पलेट। और टेम्पलेट जहाँ एडेनिन है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, थाइमिन रहेगा, तभी तो एडेनिन जुड़ेगा। और जहाँ गुआनिन है वहाँ पे साइटोसिन रहेगा, यहाँ पे थाइमिन रहेगा, थाइमिन डबल बॉन्ड से, और गुआनिन साइटोसिन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड से, ये देख लो। तो इस स्टैंड के साथ साथ क्या हो रहा है, वो ग्रो करता चला जा रहा है, नया स्टैंड पॉलीमराइज होता चला जा रहा है। तो ऐसे पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हुआ, और इस काम को करने के लिए जो पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो रहा है, इस काम को करने के लिए एक एंजाइम एक्ट करता है, इस पूरे चेन को ग्रोथ करने के लिए एक एंजाइम काम में आता है, उस एंजाइम को बोलते हैं DNA पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं, DNA पॉलीमरेज, उसको बोलते हैं DNA पॉलीमरेज। इसको पूरा समझ लो भाई, एक बार फिर से बताऊं? हाँ सर एक बार फिर से बताओ सर। देखो बता रहा हूँ, ये DNA का स्ट्रैंड है, रिप्लिकेशन फॉर्क है, पहले बता चुके हैं। अब RNA प्राइमर यहाँ बना है, RNA प्राइमर यहाँ बना है। क्यों बना है? क्योंकि प्राइमर हमेशा अपने डायरेक्शन में बनता है, वो 5 to 3 खुद के डायरेक्शन से रिलेट करेंगे उसको विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। इट फॉर्म्स इटसेल्फ फ्रॉम 5 to 3 डायरेक्शन। तो 5 to 3 डायरेक्शन देखो बना रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में बना रहा है। तो अब इस स्टैंड का 5 to 3 डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस स्टैंड का क्या होगा, इस स्टैंड पे यदि इधर से इधर आते हो तो 3 to 5 होगा ना। यदि इसका भी प्राइमर आप यहाँ बनाना शुरू करते हैं कि नहीं सर हम यहीं पे बनाएंगे, यहीं से बनाएंगे ऐसे, तो वो तो 5 to 3 डायरेक्शन होगा, तो 3 to 5 डायरेक्शन होगा। क्या होगा, वो 3 to 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 के बगल में 5 आता है, तो ऐसे बनाओ 3 to 5 होगा, जबकि बनना है 5 to 3, तो 5 to 3 ऐसे ही बनाएंगे ना फिर। क्यों? क्योंकि इसके अपोजिट 5 यहाँ आएगा, तो 3 कहाँ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसके अपोजिट में 3 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से यहाँ पे यदि बनाते तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसको आपको यहाँ से इधर बनाना है, तो 5 to 3 है और इसका 5 to 3 है, इसलिए ये नीचे बनता है, ये यहाँ पे बन जाएगा, ऑरिजिन के पास बन जाएगा एकदम, ठीक है। मतलब कि दोनों स्टैंड पे RNA का फॉर्मेशन सेम जैसा नहीं होता, वो अलग अलग होता है। RNA का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाता है। अब देख लो ध्यान से, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि चलो RNA प्राइमर का फॉर्मेशन तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये मिस्त्री का काम करता है, ईंट जोड़ने का काम यही करेगा, मतलब पॉलीमराइज करने का, चेन ग्रोथ करने का काम यही करता है। बहुत अच्छा भाई। अब आगे क्या होगा सर, आगे जो होगा मोनोन्यूक्लियोटाइड जो ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में चार्ज हुआ था, देखो ये वाला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, ये एक्टिवेटेड क्या है, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है, मतलब काफ़ी हाई एनर्जी है। यहाँ पे हाई एनर्जी बॉन्ड, जैसे ब्रेक करोगे तो एनर्जी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी अनस्टेबल है, ये चाहेगा कि हम रिलीज हो जाए, एनर्जी रिलीज करें। आज चूँकि चेन एलोंगेट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, माइटोकॉन्ड्रिया पर डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हो। तो खुद के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो इसीलिए क्या है, पहले इसको ख़त्म कर दिया, 2 फॉस्फेट ग्रुप को ब्रेक कर दिया, तो अब देखो मोनोफॉस्फेट आ गया। अब मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में ही जोड़ते हैं यहाँ पे, अब प्लस एनर्जी भी आ गई, एनर्जी भी लग जाएगा, एनर्जी भी मिल जाएगा, और प्लस मोनोफॉस्फेट रॉ मटेरियल मिल जाएगा और पॉलीमराइज होता चला जाएगा। अब पॉलीमराइजेशन का काम कौन करता है, DNA पॉलीमरेज। कौन काम करेगा, DNA पॉलीमरेज काम करता है, ठीक है, DNA पॉलीमरेज। तो अब आगे चलते हैं। अब देखो ध्यान से कैसे हुआ, मतलब हम लिखेंगे RNA प्राइमर
RNA प्राइमर प्रोवाइड्स, इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स फ्री 3OH end so that the monophosphate forms of nucleotides are joined by their फॉस्फेट ग्रुप्स, वो अपने फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन कर सके, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन कर सके, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमेशा थर्ड इन फ्री मिलेगा, ठीक ना, हमेशा थर्ड इन आपका फ्री मिलेगा और डीएनए का चेन ग्रोथ 5 to 13 होता चला जाएगा, समझ रहे हो। अब देखो, अब दिखाते हैं कैसे हो रहा है, ध्यान से समझो इसको, ये कैसे हो रहा है इसको समझने की ज़रूरत है जी बच्चों। कैसे, ये देखो ध्यान से, कैसे समझना है भाई। अब यहाँ पे हमने रखा क्या, 5 3 3 5। RNA प्राइमर कहाँ बना है, RNA प्राइमर हमको इस एंड पे यहाँ बन गया है, 5 to 3rd ये OH, और यहाँ पे कहाँ बना है, यहाँ बना है, इधर OH, ये 5 एंड ये 3rd एंड। अब डीएनए का ग्रोथ क्या होगा, डीएनए का ग्रोथ 5 to 3 होगा, मतलब कि OH से क्या करेगा, अब नए नए क्या होंगे, चेन के ग्रोथ होंगे, देखो नए नए चेन के ग्रोथ होंगे ऐसे। अपने 5वें फॉस्फेट ग्रुप से क्या करेगा, 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद में समझ रहे हो, जुड़ रहा है और फिर क्या हो जाएगा, OH एंड फ्री किया है, 5वें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या करेगा, अब फिर से इस राइबो न्यूक्लियोटाइड का, जो फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए न्यूक्लियोटाइड का, समझ रहे हो, ये फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा, उससे जुड़ा और OH एंड फिर इसके साथ फ्री है, तो फिर दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड आएगा मोनोफॉस्फेट वाला, फिर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप से क्या होगा, जुड़ जाएगा, और फिर एक बार इसका 3 एंड क्या होगा, फ्री हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर थर्ड वाला जो आएगा वो फिर क्या करेगा, इसके फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, थर्ड एंड का फ्री एंड, थर्ड का वो फ्री एंड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ये देख लो, ये क्या है, 5th एंड है, और ये क्या है, 3rd एंड है, ये देख लो। और क्या करेगा, बेस पेयरिंग भी करेगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री, एडेनिन है तो थाइमिन, थाइमिन है तो साइटोसिन, ऐसा बेस पेयरिंग भी करता चला जाएगा, समझ गए। ये OH से बेस पेयरिंग भी करता चला जाएगा, देख लो बेस पेयरिंग भी कर रहा है। कैसे, ये बेस पेयरिंग कुछ ऐसे हो रहा है, मान लो कि यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे सपोज करो कि एडेनिन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थाइमिन हो जाएगा, चलो मान लेना तुम लोग कि बेस पेयरिंग है इस तरीके से, एडेनिन तो थाइमिन, थाइमिन है तो एडेनिन, गुआनिन तो साइटोसिन, उसे जुड़ जाएगा। तो हमेशा क्या देख रहे हो कि थर्ड एंड हमेशा फ्री ही रह रहा है, मतलब थर्ड एंड फ्री रहा, मतलब डीएनए के चेन का ग्रोथ किधर से किधर हुआ, 5 to 3 की ओर हुआ, बिल्कुल नहीं सही, तो थर्ड पहले से था, अरे थर्ड पहले था, फॉस्फेट का 5 एंड हो गया ना, तो 5 to 3 5 to 3 5 to 3, मतलब क्या लिखेंगे, चेन इलोंगेशन, चेन इलोंगेशन, इलोंगेशन और डीएनए पॉलीमेराइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, पॉलीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स occurs from 5 to 3rd डायरेक्शन, 5 to क्या होगा, 3rd डायरेक्शन में होगा, समझ रहे हो, 5 to 3rd डायरेक्शन में ये होगा।
ऑन द टेम्पलेट स्टैंड। ऐसा नहीं कि ना सर इस 5 to 3 इसको मैं समझना कि ये तो 3 to 5 है सर, इसकी बात नहीं हो रही, इसकी अपने खुद सेल्फ की बात हो रही है, सेल्फ कैसे ग्रो कर रहा है। इसका भी 5 to 3 क्या होगा, इधर होगा, ये भी ऐसे ग्रो करेगा। देखो ओ है, पी है, पी के बाद शुगर है, फिर OH फ्री क्रिया, फिर OP, फिर शुगर, और फिर OP, और फिर शुगर, और शुगर के एंड पे OH। ये देख लो, शुगर के एंड पे OH। अब देखो शुगर के एंड पे OH। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि चेन का ग्रोथ ऐसे हो रहा है। और ये क्या बना रहा है, ये अपना बेस पेयरिंग भी बना ले रहा है ऐसे ऐसे। देखो बेस पेयरिंग बना रहा है। तो इधर चेन ग्रोथ जो हुआ सो इधर हो गया, इधर भी क्या हुआ 5 to 3 डायरेक्शन ही। यहाँ क्या हुआ 5 to 3 एंड, यहाँ भी 5 to 3 में ही हो रहा है, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, क्योंकि थर्ड एंड पे ही OH फ्री है, तो यहाँ भी OH फ्री है। तो ये भी क्या है 5 to 3 ही हो रहा है। ऐसा मत समझना कि इधर 3 to 5 होगा, 5 to 3 भी इधर ही हो रहा है। मतलब DNA का पॉलीमराइजेशन, चेन का इलोंगेशन जो होता है ऑलवेज 5 to 3 होगा। समझ गए? चलो अब 5 to 3 होगा, तो अब क्या होगा, अब फर्दर बाकी पार्ट भी तो बचा हुआ है, बाकी पार्ट भी खुलना बचा हुआ है, बाकी पार्ट भी खुलेगा। तो बाकी पार्ट अब खुलेगा, हेलिकेज उसको खोलेगा। तो बाकी पार्ट को जब खोलेगा तो खोलने के बाद क्या होगा, देखो बाकी का पार्ट खुल गया। कैसे, रेस्ट पार्ट जो है, रेस्ट पार्ट खुला। ये देखो रेस्ट पार्ट खुल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे थे ये आपका था 5 डायरेक्शन, ये थर्ड डायरेक्शन था, ये थर्ड डायरेक्शन, ये 5 डायरेक्शन, और इधर से इधर इतना दूर तक ये R ने प्राइमर है, R ने प्राइमर। और चेन का ग्रोथ कहाँ तक, यहाँ तक हो चुका था। चलो चेन का ग्रोथ यहाँ तक हो गया है, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक चेन का ग्रोथ हो गया है। इसका ग्रोथ यहाँ तक हो गया है। तो ये कहाँ छूट गया, ये यहीं पर छूटा होगा, यहाँ पे छूट गया होगा। तो खुला है बाद वाला, तो बाद वाला पोर्शन खुला है, तो वो तो नेकेड वैसे ही रह जाएगा। ये इधर क्या हो गया, ये ग्रोथ हो गया इसका, ये 5th एंड, ये क्या हुआ 3rd एंड, ये 5th है, ये 3rd है। अब देखो ये देख रहे हो। तो हम क्या देख रहे हैं कि 5 to 3, अब फिर 5 to 3, तो क्या होगा, कंटिन्यूअसली बनता चला जाएगा। ये देखो एक डायरेक्शन में जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन 5 to 3 है, उधर जो है ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता चला जा रहा है, ये कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होता चला जा रहा है, कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सिंथेसाइज होता चला जा रहा है। समझ रहे हो। लेकिन जिसका डायरेक्शन क्या है 3 to 5 है, उधर क्या देख रहे हैं, उधर तो भाई चेन ग्रोथ इधर हुआ है, तो यहाँ पे मामला के स्टॉप कर गया, इंजन आपका यहाँ रुक गया है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर जंप मारना पड़ेगा, फिर से R ने प्राइमर क्या करो, तैयार करो, यहाँ पे फिर से एक R ने प्राइमर तैयार कीजिए, ठीक ना। फिर से R ने प्राइमर तैयार करो, और तैयार करने के बाद में फिर से ग्रोथ आप कराइए, ऐसे फिर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और फिर ऊपर वाला खोलो, ऊपर वाला फिर खोलो। जब फिर खोलोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो पूरा खोल दिया, ऐसे पूरा खोल दिया। तो खोल दिया तो क्या होगा, फिर कुछ पार्ट जो होगा जो पूरा कंप्लीट नहीं बना रहेगा, कुछ पार्ट खाली रहेगा। अब चूंकि इतना खाली किए तो उतना जगह ऊपर में खाली रहेगा ना। तो देखो ऊपर उतना जगह खाली है, ये प्राइमर है, R ने प्राइमर, ये बन गया कंटिन्यूअसली छू गया वहाँ तक, पहले यहाँ तक था, यहाँ तक तो हो गया था, बाकी और खुला तो और जगह बचा हुआ है, तो और जगह स्टैंड बनेगा, तो ये कंटिन्यूअसली बनता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 प्राइमर पहले बन चुके थे, एक प्राइमर यहाँ तक काम किया था और दूसरा प्राइमर यहाँ तक काम किया था। अब यहाँ तीसरा प्राइमर बनेगा, देखो तीसरा प्राइमर, आप फिर आगे की ओर चेन ग्रोथ कराएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो स्टैंड नया बन रहा है वो 2 तरह का बन रहा है। जिस स्ट्रैंड का डायरेक्शन, जिस टेम्पलेट का डायरेक्शन 5 to 3 है उधर कंटिन्यूअस बन रहा है, और जिस टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 to 5 है उधर डिसकंटिन्यूअस मैनर बन रहा है, ठीक। तो इस स्टैंड को, नए बने हुए स्टैंड को डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। और ये जो बन रहा है क्या है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, कंटिन्यूअस स्ट्रैंड ये बन रहा है, देख लो, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, समझ रहे हो। डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्या हुआ, हो गया, यहाँ पे बन गया आपका। अब बताओ क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, इसमें क्या होगा बोलो। अब होगा कि ये जो फ्रैगमेंट्स बना 3 to 5 वाले टेम्पलेट पे, इस फ्रैगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स में जो फ्रैगमेंट बन रहा है, फ्रैगमेंटेड है, उसको बोलेंगे ओकाजाकी। ये सभी फ्रैगमेंट जो है इसको बोलते हैं ओकाजाकी। जापान के साइंटिस्ट ने खोजा था, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, इसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, समझ रहे हो। मतलब पूछा जाए कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन वेयर, तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड पे ये मिलता है। अब इसको थोड़ा वर्ड में लिख लीजिए, कैसे, देखो ध्यान से, द टेम्पलेट whose direction is क्या 3 to 5, the new strands are formed in discontinuous manner, समझ रहे हो, डिसकंटिन्यूअस मैनर में बन रहा है, ठीक है। अब इसी स्ट्रैंड को जो डिसकंटिन्यूअस बन रहा है उसको उसी को बोलते हैं क्या, लैगिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोल दो या लैगिंग स्ट्रैंड बोल दो, ठीक। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं उसको, लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इसको बोलेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। मतलब ये वाला स्ट्रैंड जो है सो लैगिंग है, क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड। और जो कंटिन्यूअस बन रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, द टेम्पलेट ऑफ फ्रैगमेंट्स, ये लैगिंग स्ट्रैंड का फ्रैगमेंट्स उसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, द फ्रैगमेंट्स ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड का फ्रैगमेंट जो होगा आर नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलेंगे, माता जाकी मत पढ़ना, माता जाकी पार्वती, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको ओकाजाकी फ्रैगमेंट। द डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड, द फ्रैगमेंट ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड आर नोन एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, उसको क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब जिसका डायरेक्शन 5 to 3 होगा उस पर क्या होगा, द स्ट्रैंड, कहाँ लिखे, अब इसको मिटा देते हैं, चलो काम तो हो गया। द टेम्पलेट स्ट्रैंड whose डायरेक्शन इज, क्या होगा, whose डायरेक्शन इज फ्रॉम क्या 5 to 3, 5 to 3 है,
the new strand is formed continuously न्यू स्ट्रैंड वहाँ पे बनता है। समझ रहे हो? दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर लिख दे रहे हैं, दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। उसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो लीडिंग स्ट्रैंड, दैट इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। दिस इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक पॉइंट बताना है। क्या बताना है? कि ये दोनों स्ट्रैंड पे डीएनए का क्या हो रहा है? रिप्लिकेशन हो रहा है, ऐसे और ऐसे हो रहा है। इसका मतलब कि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है। उसको भी लिख लो, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज बाई डायरेक्शनल। तो रिप्लिकेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज बाई डायरेक्शनल। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल हो जाएगा। ये बाई डायरेक्शनल होता है। चौक की जरूरत पड़ गई, बाई डायरेक्शनल। ये देखो, बाई डायरेक्शनल इज बाई डायरेक्शनल। दोनों डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप देखो, एक स्ट्रैंड पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है डीएनए का, नए स्ट्रैंड का। और दूसरे स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? डीएनए का रिप्लिकेशन आखिर क्या है? कंटिन्यूअस की, डिसकंटिन्यूअस की, सेमी डिसकंटिन्यूअस? बताओ, सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। क्योंकि आधा कंटिन्यूअस आधा डिसकंटिन्यूअस, तो सेमी डिसकंटिन्यूअस उसको बोलते हैं, ठीक है। सेमी डिसकंटिन्यूअस, ठीक ना। तो रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज, क्या बोलेंगे इसको? रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। क्या है ये? सेमी डिसकंटिन्यूअस है, सेमी डिसकंटिन्यूअस। समझ रहे हो? ये सेमी क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, सेमी डिसकंटिन्यूअस। अब देख लो, अब आगे है, ये तो हो गया। अब टर्मिनेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? थर्ड टर्मिनेशन, मतलब एंडिंग। टर्मिनेशन अब एंड करना है, पढ़ा रहे तो एंड भी तो करना है। एंडिंग ऑफ रिप्लिकेशन, रिप्लिकेशन, और इसको बोलते हैं, और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का टर्मिनेशन खत्म कैसे होगा? कैसे होगा भाई? अब खत्म करने की बात आ रही है, तो आरएनए पॉलीमरेज रिमूव हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या हो जाएगा? आरएनए प्राइमर, पॉलीमर नहीं, प्राइमर, प्राइमर्स आर रिमूव्ड, वहां से रिमूव हो जाएंगे। अब तो गैप बचेगा भाई। आरएनए प्राइमर रिमूव हुआ तो यहाँ गैप बचेगा ना, बोलो गैप बचेगा। ये भी आरएनए प्राइमर रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ये भी रिमूव हो गया, तो गैप क्रिएट हो गया ना बेटा। तो गैप क्रिएट हो गया, उस गैप को फिलअप किया जाए किसके द्वारा? मतलब फिर से वैसे ही न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन किया जाएगा लाइगेज एंजाइम के द्वारा। लाइगेज एंजाइम बीच में न्यूक्लियोटाइड को लाके भर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो जरूरत पड़ेगा जिसकी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? आरएनए प्राइमर रिमूव्ड एंड द gaps are filled by
बाय द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक, with the help of एन एंजाइम, एक एंजाइम के हेल्प से, उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइगेज। उस एंजाइम का नाम है LIGAC, लाइगेज। लाइगेज एंजाइम के हेल्प से उस गैप को फिलअप कर दिया जाता है। तो देखो गैप फिलअप हो गया, और ऐसे 2 स्टैंड का फाइनली क्या होता है? ये हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या रहेगा इस टर्मिनेशन स्टेप में? चूंकि DNA का फॉर्मेशन कर रहा है भाई, तो DNA का फॉर्मेशन करना है तो एक भी मिसमैचिंग नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ बनना है, उसको परफेक्ट एकदम बनना होगा। जहाँ एक भी बेस सीक्वेंस गड़बड़ हुआ, या कोई बेस नहीं लग पाया, या कोई एक्स्ट्रा बेस लग गया, या एडेनिन की जगह पे थायमिन ना आके गुआनिन आ गया, समझ रहे हो, तो ये सब की प्रूफ रीडिंग एक बार करनी पड़ती है, समझ रहे हो, और एकदम पूरा एक्यूरेसी के साथ बनता है। DNA पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस जो है काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली करता है, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। तो क्या बोलते हैं? DNA पॉलीमराइजेज the nucleotides with high accuracy, क्यों भाई? हाई एक्यूरेसी के साथ। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं करेगा तो DNA में चेंज क्या होता है? म्यूटेशन ला देगा। अब म्यूटेशन ला देगा तो काफ़ी हाई रिस्क में ऑर्गेनिज्म पड़ सकता है, समझ रहे हो, बिकॉज एनी चेंज इन DNA, ठीक, वुड कॉज, क्या कॉज कर सकता है? वुड कॉज म्यूटेशन। इसीलिए तो उससे बचने के लिए वो पॉलीमराइजेशन करता है, और हाई एक्यूरेसी के साथ, समझ रहे हो, वो पॉलीमराइजेशन करता है। चलो भाई, जब ऐसा करेगा, ऐसा करने के साथ अब एक फाइनल एक क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, थोड़ा सा सिर चक्कर खाए आप लोग का। ये DNA है, ठीक है, और ये DNA है, एक खोल दिया दोनों स्टैंड बीच से क्या किया? खोल दिया। अब बीच से खोल दिया दोनों स्टैंड को। अब इसका क्या है? इसका 5 एंड है, इसका 3rd एंड है, और इसका 3rd एंड है, इसका 5 एंड है। अब बताओ क्या होगा? DNA को पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? यहाँ पे डायरेक्शन आपको बताना है। इस स्टैंड पे भी पॉलीमराइजेशन होगा, यहाँ भी पॉलीमराइजेशन होगा। कैसे पॉलीमराइजेशन होगा? ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन दिखाने के लिए पहले क्या करो? इसको ऐसे कुछ कर लो, इसको ऐसे कर लो, ये ऐसे है, ऐसे है, बीच से काट दिया। पहले बीच से काटेंगे तब ना रिप्लिकेशन फोर्क बनेगा, तो ऊपर भी और नीचे भी रिप्लिकेशन फोर्क बना दो, ऐसे ऐसे बना दिया। ये 5 हो गया, ये 3rd हो गया, तो अब क्या हो गया? ये 3rd होगा, ये 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा? 5, और ये 3rd, और ये 3rd, ये 5। अब देखो क्या होगा? DNA का रिप्लिकेशन ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। तो देखो क्या है कि इसको ऐसे ब्रेक कर लो, ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? अब ये 5 था तो ये 3rd इन ब्रेक पे यहाँ पे होगा, और जब ये 3rd इन होगा, देखो जैसे इसका एक 3rd इन आपने ब्रेक कर लिया तो ये 5 इन हो जाएगा, और इसका 5 इन, इसका 3rd इन, तो देखो 3 5 और 5 3 5 3 ऐसे ब्रेक कर गया। तो ब्रेक करने के बाद जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या होगा? अब यहाँ पे 5 to 3 डायरेक्शन में एकदम कंटिन्यूअस ये बंदा चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनेगा, समझ रहे हो, 5 to 3 डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूअस मैनर में यहाँ बनेगा। देख लो 5 to 3 डायरेक्शन, यहाँ 5 to 3 डिसकंटिन्यूअस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 to 3 डायरेक्शन कंटिन्यूअस मैनर में बनेगा, यहाँ कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? इधर डिसकंटिन्यूअस बन जाएगा, मतलब एक स्टैंड में कंटिन्यूअस तो दूसरे पे डिसकंटिन्यूअस, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस तो इधर डिसकंटिन्यूअस, याद रखना। तो अब इसी चीज़ को यहाँ बना लो। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ
यहाँ ऐसे बनाया जाएगा, मान लो रेफरेंस के लिए ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसी के राउंड रेप्लिकेशन 4 को y इधर बना है, ठीक है। तो क्या होगा, इधर जो होगा रेप्लिकेशन वो फ्रेगमेंटेड फॉर्म में होगा, और यहाँ जो होगा फिर कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, समझ रहे हो। इधर फिर फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा इसका, ऐसे। ये डायरेक्शन एक्चुअली होगा डीएनए रिप्लिकेशन का, ठीक। तो 4-5 ऑप्शन आपको दे देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा, तो किसको हिट करोगे, ठीक है। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा, और इसी के साथ आपका डीएनए रिप्लिकेशन क्या हुआ, पूरा हुआ। थैंक यू, ओके।